नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों हम बात करेंगे आज इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, जो कि सभी बच्चे जितने भी हमारे यहां पर जुड़े हुए हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, सभी का भैया ये कॉमन पेपर है ना। IDD हुआ, HI हुआ और VI, सभी का ये कॉमन पेपर है फर्स्ट ईयर का। और आप सभी को पता है कि भैया 9 तारीख को आपका इसका एग्ज़ाम भी है। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 4 की, और यूनिट 4 से जो भी आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, यहाँ पर मैं आपके सामने कवर करूँगा। इसके पहले यूनिट 1, 2 और 3 जो हैं उनको अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, है ना। लगभग वहाँ पर आपको 11K का परिवार देखने को इस समय मिल सकता है, तो वहाँ पर आप जाकर के उसको ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर भी आपको लिंक दे दी गई है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आपके इस यूनिट 4 की, और यूनिट 4 में आपको देखने को मिलेगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका आप कह सकते हैं 5 नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें से हम कह सकते हैं कि शीघ्र पहचान, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ली आइडेंटिफिकेशन। अर्ली आइडेंटिफिकेशन या शीघ्र पहचान क्या है, इसकी अवधारणा और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं इनकी शीघ्र पहचान की, और इनमें हस्तक्षेप की अवधारणा क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है इन बच्चों के जीवन में, हम इस पर आज बात करेंगे। और ये मान के चलिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितनी बार आप यहाँ पर स्टार बना करके इसको याद करके ले जाएंगे, आपके एग्ज़ाम में आएगा। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो शीघ्र पहचान या शीघ्र आपका कह सकते हैं कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, कहेंगे जो भी, अगर हम प्रारंभिक शीघ्र पहचान की बात करेंगे तो जो भी हमारे माता पिता हैं, जो भी हमारे स्वास्थ्य पेशेवर हैं बच्चे के लिए, और जो हमारे समाज के अन्य भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, सभी को ये चाहिए और ये पता होता है कि बच्चे को हम उसके जो विकासात्मक चीज़ें हैं, बच्चे का शारीरिक विकास हुआ, बच्चे का मानसिक विकास हुआ, किस स्तर पर, यानी कि किस एज में कितना विकास हो रहा है, या किस स्तर पर बच्चा कहाँ तक पहुँच रहा है ना। तो उसकी भी भैया जानकारी जो है वो होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि बच्चे का जो शुरुआती जीवन है वहाँ पर हमें, अगर बच्चे में किसी भी विकास में देरी देखने को मिल रही है तो हमें उस बच्चे के लिए पहचान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमने देखा कि समग्र विकास में बच्चे की जो नींव पड़ रही है, अगर ये मजबूत नहीं है, इसमें विकास में देरी है, बच्चे के संज्ञानात्मक यानी कि मस्तिष्क के विकास में देरी, शारीरिक विकास में देरी, सामाजिक विकास में देरी। मान लीजिए कि बच्चा कह सकते हैं कि 1 वर्ष में अगर हम देखें तो लगभग में 11 से 12 महीने में बच्चा जो है, एक लड़का एक अच्छे से चलने लगता है, ठीक है। बच्चे का शारीरिक विकास ऐसा होता है, लेकिन अगर इस विकास में किसी प्रकार की देरी देखने को मिल रही है तो वहाँ पर बच्चा क्या करेगा, वहाँ पर बच्चा असफलता की ओर जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि बच्चे में विकासात्मक देरी हो रही है, और इसी विकासात्मक देरी को जानने के लिए कि क्यों देरी हो रही है, तो हमें शीघ्र पहचान की आवश्यकता होती है कि जो भी बच्चा है किस दिव्यांगता से ग्रसित है, किस कारण से ये दिव्यांगता हुई, और कौन सा कुपोषण ऐसा हुआ जिसके कारण से ये चुनौतियां उसको देखने को मिली। आखिरकार जो बच्चा हमारे जीवन में अपने जीवन में आगे बढ़ रहा था, उसमें किस कारण से देरी हुई, उसका इतिहास क्या है, कहाँ से, या तो माता पिता से हो सकता है, भाई अनुवांशिक चीज़ें हो सकती हैं,
या जन्म के समय, जन्म के बाद, या कह सकते हैं गर्भावस्था के समय। दिव्यांगता ऐसी जगह पे होती है, आपको भी पता है। तो किस स्तर से दिव्यांगता हुई, जन्म के पहले की ये कारण है, जन्म के बाद का कारण है ना। तो इन सभी क्षेत्रों में बच्चे का हम क्या करते हैं, आकलन करते हैं। जो भी देरी देखने को बच्चे में मिलती है उसके बारे में हम समझते हैं, और जब हम उसका आकलन करते हैं, कोई भी दिव्यांग बच्चा है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, उसकी बुद्धि, उसके सीखने का तरीका, उसका अनुकूलित कौशल, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं उसको प्रभावित कर रही हैं। तो हम भैया उसका पहले आकलन करेंगे। आकलन करने के बाद क्या होगा कि हमने पहचान लिया कि बच्चे में आखिरकार समस्या क्या है। समस्या क्या है, दिव्यांग बच्चे में आखिरकार समस्या क्या है। शायद वो संज्ञानात्मक रूप से पीछा हो, शायद वो शारीरिक रूप से पीछे हो। तो हम कह सकते हैं कि शीघ्र पहचान से क्या होगा कि जितनी जल्दी हम बच्चे की शीघ्र पहचान कर लेंगे उतनी ही जल्दी हम बच्चे का शीघ्र हस्तक्षेप कर सकेंगे। आप कहोगे सर शीघ्र हस्तक्षेप कैसे करेंगे? भैया हमने देखा बच्चे की पहचान किया, मान लीजिए बच्चे में हमने कहा कि बच्चे का जो IQ लेवल है वो कम है, बुद्धि लब्धि कम है। तो हमने देखा शीघ्र पहचान कर ली इस चीज़ की, और हम क्या करेंगे, बच्चे पे काम करना शुरू कर देंगे, शीघ्र हस्तक्षेप करना शुरू कर देंगे। जितना ज़्यादा और जितनी जल्दी हम बच्चे में शीघ्र हस्तक्षेप करेंगे, उसकी उपचारात्मक प्रक्रिया अगर हम उसके अंदर ला देंगे, उसके उपचार की सेवाएं उसको प्रदान कर देंगे, तो बच्चा बेहतर ढंग से चीज़ों को सीख पाएगा। इसके लिए हम बच्चे को इंद्रिय कौशल भी दे सकते हैं। कौशल, इंद्रिय कौशल यानी कि बच्चा स्वाद से, बच्चा स्पर्श करके, बच्चा देख करके, बच्चा सुन करके, बच्चा गंध के माध्यम से, है ना। इसके लिए भैया हम लोग बच्चे को मोटर कौशल यानी कि जो बच्चे का सूक्ष्म गामक क्रियाएं हुई या स्थूल गामक क्रियाएं हुई, जैसे कि हम कहते हैं कि हाथ से किसी भी चीज़ को पकड़ना, चुकोटी काटना, या पैर से चलना, कूदना फिरना, है ना, ये सभी चीज़ें अगर इनमें देरी देखने को मिल रही है तो हम बच्चे को इनमें भौतिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए जो भी उसका वातावरण होगा उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए, जागरूक करने के लिए बच्चे को बेहतर बनाएंगे। दूसरा आपका बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, बच्चे की जो संज्ञान की क्रियाएं हुई, बच्चा का जो भाषा विकास है, इस पर भी जोर दिया जाएगा। जो भी सूचनाएं हैं उनके बारे में एकत्रित की जाएंगी। और भैया जहाँ पर बच्चे को हस्तक्षेप के माध्यम से हम लोग बच्चे के विचार, भावनाओं और व्यवहारों में भी परिवर्तन ला सकते हैं। अगर बच्चा विद्यालय पढ़ने जा रहा है तो जो प्री स्कूल में बच्चा पढ़ेगा, क्योंकि प्री प्राइमरी में बच्चा पढ़ेगा, तो उसका जो पाठ्यक्रम है उसमें हम लोग एक लचीलापन लाएंगे जिससे कि बच्चा चीज़ों को सीख सके। यानी कि शीघ्र हस्तक्षेप हम किसको कहेंगे, तो कहोगे सर शीघ्र हस्तक्षेप हम उसको कहेंगे जहां पर स्क्रीनिंग, पहचान, दिव्यांगता या देरी की रोकथाम एक विकासात्मक रूप से विलंब बच्चे की सकारात्मक संपत्ति को बढ़ावा देना, या हम कह सकते हैं कि शीघ्र हस्तक्षेप उन सेवाओं को संदर्भित करता है जो जन्म से लेकर 3 वर्ष तक आयु के विशेष योग्यता वाले बच्चों को दी जाती है। आप कहोगे सर जन्म से लेकर 3 वर्ष तक ही क्यों? क्योंकि यहीं पर अगर बच्चा कठिनाई महसूस करेगा, हम समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बच्चे का एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर बच्चा एक कच्चा घड़ा होता है। 0 से 3 वर्ष के अंतर्गत बच्चा एक कच्चा घड़ा होता है। अगर उसमें हमें कोई भी परिवर्तन लाना है, अगर उसमें कोई भी कमियां लग रही हैं, तो बच्चे को हम आगे बढ़ा सकते हैं शीघ्र हस्तक्षेप के द्वारा। और शीघ्र हस्तक्षेप से पहले हमें बच्चे की पहचान करनी होगी कि बच्चा किस क्षेत्र में आखिरकार बच्चा पीछे है। इसके लिए उसके माता पिता, उसके समुदाय के लोग, है ना, उसके परिवार के लोग, ये सभी लोग बच्चे की सहायता करेंगे जिससे कि बच्चा आगे बढ़ सके और बच्चे को एक अच्छा सुविधाजनक जो चीज़ें हैं वो मिल सके। ठीक है, इतना भैया शीघ्र हस्तक्षेप और शीघ्र पहचान के बारे में अच्छे से लिखिएगा, है ना। जो भी खराब कौशल है उसको हम मजबूत कर सकेंगे बच्चे का। बच्चे की जो भी इंद्रियां हैं उसके द्वारा हम लोग समस्या समाधान करेंगे, है ना। और
अगर बच्चे में रुचि नहीं है तो हम ध्यान रखेंगे कि किस चीज़ में बच्चे की रुचि है, तो भैया उस चीज़ को हम अच्छा बनाएंगे जिससे कि बच्चा उबाऊ महसूस ना करे, है ना। ये आपके लिए चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर ही यहाँ पर चर्चा हो रही है। इसके बाद में आपकी क्या है, आपका है क्रॉस डिसेबिलिटी की आवश्यकता। आखिरकार क्रॉस डिसेबिलिटी के बारे में मैंने आपको यूनिट 1 में ही पढ़ा दिया था, है ना। क्रॉस डिसेबिलिटी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? प्रारंभिक हस्तक्षेप में क्रॉस डिसेबिलिटी की क्या आवश्यकता है? नीड फॉर क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन। तो अगर हम क्रॉस डिसेबिलिटी की बात करें तो भैया क्रॉस डिसेबिलिटी में बच्चों का जो आकलन है ना, बच्चों के आकलन के लिए आवश्यक होती है। क्रॉस डिसेबिलिटी में जो दिव्यांग बच्चे हैं इनके आकलन, कहोगे सर आकलन के लिए कैसे होगा? तो कहेंगे जब बच्चा अपने समुदाय में हम विकलांग व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करते हैं। भाई जो भी हमारे दिव्यांग व्यक्ति हैं इनकी हम विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करेंगे, वहाँ पर आवश्यक सेवाओं के प्रकारों को समझेंगे और इसके लिए विशेषज्ञों, परिवार और दिव्यांग बच्चों के संरक्षण और साक्षात्कार, साथ ही साथ परामर्श का भी आयोजन किया जाएगा। दूसरा क्या है, आपके जो भी हितधारक होंगे, जो आपका भला चाह रहे होंगे, हितधारकों की वचनबद्धता। यहाँ पर विकलांग व्यक्ति, परिवार, शिक्षक, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर और जो भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, जैसे सभी प्रकार के हितधारक यहाँ पर बच्चे के लिए एक कार्यक्रम को डिज़ाइन करेंगे और उस कार्यक्रम को डिज़ाइन करके बच्चे को क्या करेंगे? प्रशिक्षित करेंगे। यहाँ पर भैया एक बहुविषयक टीम भी होती है ना, बहुविषयक टीम। तो यहाँ पर बहुविषयक टीम में आपका विशेष शिक्षक हुआ, आपका भाषा चिकित्सक हुआ, आपका व्यवसायी चिकित्सक हुआ, भौतिक चिकित्सक हुआ, मनोवैज्ञानिक हुआ, सामाजिक कार्यकर्ता हुआ, ये सभी बहुविषयक टीम के अंतर्गत आएंगे और प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप व्यापक सहायता प्रदान की जा सकती है इनके द्वारा, क्योंकि हर बच्चे में उसकी एबिलिटी अलग अलग है, उसकी चीज़ें अलग अलग हैं। तो क्या होगा कि जितने भी ये हमारे बहुविषयक टीम के अंतर्गत व्यक्ति आते हैं, इनको हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापक सहायता प्रदान की जा सकती है बहुविषयक टीम के द्वारा। उसके बाद क्या है आपका सेवा विकास। अब इसमें क्या होगा भैया, इसमें जो भी बच्चे के लिए हस्तक्षेप कार्यक्रम है ना, हस्तक्षेप कार्यक्रम या डिज़ाइन किए गए जो भी हस्तक्षेप कार्यक्रम बच्चे को पढ़ाने के लिए या कार्यक्रम साक्ष्य आधारित करने के लिए, प्रारंभिक कौशल का विकास करने के लिए और कह सकते हैं कि पर्यावरण केंद्रित दृष्टिकोण को शामिल करने के लिए जो भी चीज़ें उपयोग की जाएंगी वो आपकी सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत आएंगी। और व्यक्तिगत योजनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन, व्यक्तिगत योजनाएं, व्यक्तिगत भागीदारी। भैया कोई भी बच्चा क्रॉस डिसेबिलिटी का होगा, है ना, वहाँ पर हम क्या कहेंगे, जो भी बच्चे में कमियां हैं उसको हम व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण दें, उसको हम व्यक्तिगत रूप से साधन दें और व्यक्तिगत रूप से उसकी सहायता करें, इंडिविजुअल। तो वहाँ पर परिवार की भागीदारी भी जो है वो प्रभावशाली होती है। परिवार की भागीदारी से भी हम बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्या है, ऐसा प्रशिक्षण दें जो व्यावसायिक विकास को आगे बढ़ाए, यानी कि जो भी दिव्यांगता है, जो भी अनुसंधान है, कार्यपालिका है, हस्तक्षेप टीमें हैं, है ना, गुणवत्ता वाली सेवाएं हैं, इसको सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये क्रॉस डिसेबिलिटी की आवश्यकता पड़ती है आपके दिव्यांगता के क्षेत्र में दिव्यांग बच्चों के लिए, है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं, और इन्हीं के लिए भैया जितनी भी हमारी राष्ट्रीय संस्थान है, चाहे वो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद NI, यहाँ पे थोड़ा सही कर लेते हैं, NIEPVD, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज़, जो कि आपका कहाँ है, देहरादून में है। ऐसे कहोगे जितने भी आपके राष्ट्रीय संस्थान हैं, चाहे वो आपका ISLRTC हो, चाहे वो आपका मुंबई का आलिया वर्जंग हो, चाहे हम कह सकते हैं सिकंदराबाद या तेलंगाना का आपका हो,
कॉलेज, या पश्चिम बंगाल का हो, कटक उड़ीसा का हो, या चेन्नई तमिलनाडु का हो, आपका निपमेट है ना, NIEPMD, चाहे ये आपका राष्ट्रीय संस्थान हो, ये सभी राष्ट्रीय संस्थान इन बच्चों के कार्यक्षेत्र में लगे हुए हैं और भैया इन बच्चों को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं आपका, जो कह सकते हैं कि आप कहोगे सर स्क्रीनिंग क्या है, व्हाट इज स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं कि आखिरकार स्क्रीनिंग क्या है, क्योंकि स्क्रीनिंग के बारे में मैंने आपको शुरुआत में भी पढ़ाया था। तो हम जब भी बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा लिख लेते हैं, स्क्रीनिंग 4.1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद में स्क्रीनिंग पर अगर हम बात करते हैं तो कहेंगे स्क्रीनिंग से तात्पर्य विकास में देरी की पहचान करने के लिए मानकीकृत मूल्यांकन के उपयोग से है। स्क्रीन का तात्पर्य क्या है, जो भी मूल्यांकन हम लोग उपयोग करेंगे, जो मानकीकृत मूल्यांकन होगा, जो मानक के अनुसार मूल्यांकन होगा, जहां पर विकास में देरी की पहचान हम लोग कर सकेंगे, उस विकास में देरी की पहचान के लिए हम लोग मानकीकृत आकलन या मूल्यांकन का उपयोग करेंगे। उसमें मूल्यांकन की आवश्यकता को इंगित कर सकेगा और स्क्रीनिंग मूल्यांकन प्रक्रिया का पहला चरण कहा जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया का पहला चरण क्या है, आप कहोगे सर मूल्यांकन प्रक्रिया का पहला चरण स्क्रीनिंग है। उन सभी छात्रों की पहचान करने का तेज और कुशल तरीका है जो दिव्यांग हो सकते हैं, या इनका परीक्षण जो चल रहा है, इनके परीक्षण को हम लोग इनसे गुजार सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो दिव्यांग बच्चे होंगे उनको हम जल्दी से पहचानेंगे, जो भी पुनर्वास पेशेवर होंगे उनकी आवश्यकता भी पड़ेंगी, और भैया इन बच्चों का पहचान के बाद निदान भी करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो भी टूल्स लगाए जाएंगे, स्क्रीनिंग टूल्स, जो भी आवश्यकताओं को एकत्रित किया जाएगा, सूचनाओं को एकत्रित किया जाएगा शिक्षकों के द्वारा, इसको प्रभावी ढंग से बच्चों को क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित भी किया जाएगा और इसका निष्कर्ष भी निकाला जाएगा। साथ ही साथ अगर बच्चा करने में तत्पर नहीं है, बच्चे को हम उस स्तर तक नहीं सिखा सकते, तो बच्चे को हम दूसरे कह सकते हैं लोगों के पास रेफर भी करेंगे। यानी कि स्क्रीनिंग मूल्यांकन और मूल्यांकन के बीच का जो अंतर है, ये बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। ऐसे ही आपका रेफरल हुआ या बच्चे का आकलन हुआ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था। इसके बाद में भैया आपने RPWD एक्ट पढ़ ही लिया था, 2016 वाला, उसको पढ़ा दिया गया था, उसको भी तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद में आपका कह सकते हैं कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें आपको जो आपका यूनिट 4.5 है ना, यूनिट 4.5 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें शीघ्र हस्तक्षेप में आपका चाहे हुआ घर आधारित मॉडल, होम बेस्ड मॉडल जिसको हम लोग बोलते हैं, घर आधारित मॉडल, या हुआ आपका केंद्र आधारित मॉडल, या आपका हुआ अस्पताल, है ना, जो इनकी सेवाएं हैं, इनकी सेवाएं कैसे दी जाएंगी। तो आप कहोगे सर शीघ्र हस्तक्षेप, जितने भी हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, जहां पर हमने देखा कि बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी आवश्यकता है प्रारंभिक हस्तक्षेप में, चाहे वो मानसिक रूप से दिव्यांग हो, शारीरिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, कह सकते हैं जहां पर जिस विकास में बच्चे की कमी है, उस विकास को हम शीघ्र हस्तक्षेप के द्वारा आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको हम घर पर ही सेवाओं को देते हैं, घर आधारित सेवाएं हस्तक्षेप करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हम केवल और केवल केंद्र में ही सेवाओं को दे सकते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हम अस्पताल में सेवाओं को दे सकते हैं। तो कहेंगे भैया जो भी आपका घर आधारित हस्तक्षेप है, ये क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, जो भी पुनर्वास पेशेवर बच्चे के घर पर जाकर के बच्चे के परिवार के सदस्यों के साथ में, उनकी निगरानी में, उनकी संस्कृति में, उनकी सामाजिक गतिविधियों में, उनकी दिनचर्या में जिन चीज़ों का निरीक्षण करेगा, और निरीक्षण करने के बाद में बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार जो भी चिकित्सा की जरूरत होगी, चाहे उसके लिए विशेष शिक्षक क्यों ना हो, चाहे उसके लिए भौतिक चिकित्सक क्यों ना हो,
जो चीज़ें बच्चे को ज़रूरत होंगी उसके घर के वातावरण में, उसके वास्तविक वातावरण में उस प्रक्रिया को कराएगा। मान लीजिए कि बच्चे को घर पर ही रह करके हमें क्या सिखाना है, हमें सिखाना है दैनिक जीवन के क्रियाकलाप यानी कि एडीएल यानी कि एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। घर के क्रियाकलाप सिखाने हैं। तो जब हम घर के क्रियाकलाप बच्चे को सिखा पाएंगे, उसके वास्तविक वातावरण में अगर हम सिखाते हैं बच्चे को, अगर हमें नहलवाना सिखाना है, बच्चे को अगर हमें ये सिखाना है कि आप कैसे मग को पकड़ोगे, कैसे अपने नल को खोलोगे, कैसे ब्रश को करोगे, है ना, दैनिक जीवन के क्रियाकलाप आपके यही हुए। तो घर के वातावरण में अगर हम उसको सिखाएंगे तो बेहतर सिखा सकते हैं। हाँ, एक हानि भी होती है। इसमें क्या होगा कि जो भी परिवार के सदस्य होंगे वो ये सोचेंगे कि हमारा बच्चा बहुत लेट सीख रहा है, क्योंकि उनको बाहरी बच्चों के बारे में नहीं ज्ञान होगा। दूसरी चीज़ क्या है, इसकी हानि क्या है कि जो भी प्रशिक्षक घर पर पढ़ाने के लिए जाएगा तो भैया वो वहाँ पर अपनी सारी सुविधाओं को नहीं ले जा सकता, है ना। लेकिन यही सुविधाएं अगर बच्चे को केंद्र पर, और साथ ही साथ घर आधारित जो शिक्षा होगी, मॉडल होगा, वो काफ़ी महंगा भी होगा, क्योंकि एक शिक्षक पढ़ाने जा रहा है एक बच्चे को। हाँ, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो दूर दराज गाँव में रहते हैं और जो बच्चे को शिक्षा या प्रशिक्षण नहीं करवा पाते, तो भैया उनके लिए क्या है, ग्रह आधारित मॉडल बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर माता पिता के साथ में, उसके शिक्षक के साथ में चीज़ों को बच्चे को ग्रहण करवाई जाएंगी और बच्चा अच्छा, जो भी उसके कह सकते हैं बहन भाई हुए और जो भी उसकी घर के सदस्य हुए, उनके साथ में रह कर के बच्चा अच्छे से सीखने का प्रयास करेगा, है ना। इसी प्रकार से आपका केंद्र आधारित मॉडल, केंद्र आधारित तो हम कहेंगे जो बच्चों को केंद्र पर, अब केंद्र का मतलब क्या होगा, वहाँ पर आपको डॉक्टर भी मिलेगा, वहाँ पर आपको ऑडियोलॉजिस्ट भी मिलेगा, वहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता भी मिलेंगे, विशेष शिक्षक मिलेंगे, भाषा चिकित्सक मिलेंगे, व्यवसायी चिकित्सक मिलेंगे, ये सभी वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब कहोगे सर ये क्यों देखने को मिलेंगे, क्योंकि केंद्र आधारित मॉडल का ही मतलब है कि एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं आपको दे दी जाएं, आपके बच्चे को प्रोवाइड करा दी जाएं। वहाँ पर माता पिता के साथ में अन्य देखभाल वाले लोग भी रहेंगे और बच्चे को, उन सभी बच्चों को, मान लीजिए अगर बच्चा सुन नहीं पा रहा है ना, तो बच्चे को क्या किया जाएगा कि बच्चे को ले जाया गया भैया स्पीच थेरेपी के लिए, है ना। बच्चे को इधर लाया गया और कहा गया कि ऐसा करो, हम आपको कह सकते हैं कि स्पीच थेरेपी भी ले जाया गया, और मान लिया बच्चे को अगर और भी कोई दिक्कत है, बच्चे का स्पीच डेवलप किया जाएगा, और भैया बच्चे के लिए ऑडियोलॉजिस्ट भी वहाँ पर बैठा होगा, है ना। तो ये साथ ही साथ कोई डॉक्टर भी बैठा होगा जो चीज़ों को परखेगा, जानेगा, और भैया उनका जो भी कह सकते हैं डेसिबल में है आईक्यू क्षमता, वो उसको निकाल के देगा। तो ऐसी शिक्षा जो बच्चों के लिए है और बच्चों को एक ही छत के नीचे मिल जाए, ऐसा हस्तक्षेप जहाँ पर हम बच्चे को ले जाएं और बच्चे को वो सारी सुविधाएं मिल जाएं जो बच्चे के लिए ज़रूरी हैं, तो वो भैया केंद्र में विषयक टीम का कार्य होता है। वो एक कोई केंद्र या विद्यालय को हम लोग कह सकते हैं, वो आपका कहलाएगा। दूसरा क्या है भैया, संयुक्त मॉडल, है ना। संयुक्त मॉडल में आपका घर आधारित मॉडल और केंद्र आधारित मॉडल, इन दोनों चीज़ों का संयोजन किया जाएगा। दोनों प्रकार के बच्चों को, दोनों प्रकार माता पिता और बच्चे को, इनका सबका संयोजन किया जाएगा, और केंद्र पर भी बच्चे को और घर पर भी बच्चे को, यानी कि गृह प्रशिक्षण और केंद्र पर परिवारों के बीच की कड़ी को बनाया जाएगा। और भैया इसमें क्या होगा, कुछ दिन बच्चे को घर पर और कुछ दिन बच्चे को केंद्र पर, है ना। तो इस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाएगा और बच्चा दोनों कार्यक्रमों का लाभ उठा सकेगा। घर के वातावरण में भी सीख सकेगा बच्चा, जो भी उसके घर का चीज़ें हैं घर के वातावरण में वहाँ पर भी सीखेगा, और विद्यालय में भी जाकर के बच्चा चीज़ों को सीख सकेगा, केंद्र में भी जाकर के बच्चा चीज़ों को सीख सकेगा, जहाँ पर सारी सुविधाएं उसको एक छत के नीचे ही मिल रही थी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, घर आधारित, केंद्र आधारित, है ना, संयुक्त मॉडल, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और 4.1 भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो चीज़ें थी आपको पढ़ा दी गई हैं। एक छोटी सी वीडियो में आपका ये यूनिट समाप्त होता है, और बहुत ही जल्द दोस्तों आपका यूनिट 5 वो भी आपको मिल जाएगा। यूनिट 1, 2 और 3 सबसे ज़्यादा यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद में यूनिट 4.1 में और यूनिट 4.5, ये यूनिटें आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं।
यूनिट 5 जैसे ही हम पढ़ाते हैं आपको, नेक्स्ट वीडियो आपकी वही रहेगी। और उसके बाद में जो आपका 10 तारीख का एग्ज़ाम पेपर है उसको भी दोस्तों यूनिट बाय यूनिट आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी पर, और एक बार अपने सभी मित्रों तक वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।